हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्सप्लेन वाला। आज मैं आपको जापान की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में एक बच्चा अपने बारे में बताता है कि 21 सितंबर 1945 आज ही का वो दिन था जब वो मरा था। इसका ये मतलब है कि अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं है और इसकी नज़रों से हम देख पाते हैं कि इसके साथ हुआ क्या था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक बच्चे को स्टेशन पर बैठे हुए देखते हैं। उसके सामने से लोग गुजर रहे हैं पर कोई उसे देखना नहीं चाहता। सबको वह बहुत ही गंदा और घिनौना लग रहा होता है। हम देख पाते हैं कि वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और कुछ देर बाद उसकी जान चली जाती है। मक्खियाँ उसके चेहरे पर भनक रही होती हैं और शाम को एक वर्कर आता है और वह देखता है कि आज एक और बच्चा भूख से अपनी जान गंवा बैठा। अब यहाँ पर दूसरा वर्कर आता है और अपने साथी वर्कर से कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, ये भिखमंगे लोग के पास क्या ही मिलेगा तुम्हें, ये लोग तो खुद भूख से मर रहे हैं। वह वर्कर देखता है कि इस बच्चे के पास एक फ्रूट कैंडी टॉफ़ी का डिब्बा है जो कि बिल्कुल खाली है। वह वर्कर बाहर जाता है और उसके कैंडी के डब्बे को दूर फेंक देता है। जहाँ पर यह डिब्बा गिरता है वहाँ पर कुछ फायरफ्लाइज मतलब चमकने वाली जुगनू आती है और उस जुगनू में हम एक बच्चे को देख पाते हैं। इस छोटी सी बच्ची का नाम सत्सुको होता है। सत्सुको अपने भाई के बॉडी के पास जा रही होती है, तभी उसके पास एक लड़का आता है। यह लड़का उसका भाई सहिता होता है। यहाँ पर सत्सुको अपने भाई को देखती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन अब जिंदा नहीं है। कहानी शुरू होती है और अब हम देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। ये समय वर्ल्ड वार 2 का है। अमेरिका जापान के टोक्यो शहर में आम लोगों पर उनके शहर में इधर उधर बम गिरा रहा होता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने घर की कीमती सामानों को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं ताकि अगर वे लोग इस बमबारी से बच जाए तो उनकी ज़रूरतों की चीज़ें उनके पास हो। यहाँ पर सहिता भी अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़मीन के अंदर डाल रहा होता है और इन दोनों की माँ कहती है कि बमबारी होने वाला है, हमें जल्दी से जाकर के सुरक्षित जगह पर छिपना चाहिए। यहाँ पर सहिता अपना काम खत्म कर रहा होता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ आप आगे बढ़ो, मैं सत्सुको को लेके पीछे से आता हूँ। सहिता अपनी बहन को अपने कंधे पर ले लेता है और जाने वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पिता का फोटो कमरे में ही रह गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पिता जापान नेवी में हैं और इस वर्ल्ड वार में वो भी गए हुए हैं। अब ये दोनों बच्चे जब वापस जा रहे होते हैं तो फिर से अटैक हो जाता है। आसमान से बम के गोले गिर रहे होते हैं। चारों तरफ लोग भागने लगते हैं। सहिता अपनी बहन को लेकर एक सेफ जगह पर छुप जाता है ताकि जब माहौल शांत हो तो वो अपनी बहन को ले जा करके उसकी माँ से मिलवाए। सत्सुको उसे दिखलाती है कि उसके पास पर्स है और उसमें पैसे भी हैं। सत्सुको जंग के डर व माहौल को समझने के लिए बहुत छोटी है। उसका भाई उसके पर्स से निकली चीज़ों का कद्र करता है और अपनी बहन को कहता है, वाह सत्सुको, तुम्हारे पास तो बहुत ही पैसे हैं, तुम तो बहुत ही अमीर हो। बमबारी रुकने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। वे दोनों इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही डरने लगते हैं। चारों तरफ लोगों की लाशें बिछी हुई हैं। वहाँ के लोगों को ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी अपनों की लाशें कौन सी हैं। यहाँ पर अनाउंस कर बताया जाता है कि पास ही एक एलिमेंट्री स्कूल है, वहाँ पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। भागते समय सत्सुको को थोड़ा सा चोट लग जाता है, इसलिए सहिता उसे एलिमेंट्री स्कूल लेकर जाता है। यहाँ पर सहिता को देखकर उसकी पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तुम्हें माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। सहिता सत्सुको का ध्यान रखने के लिए पड़ोस वाली आंटी से कहता है और हॉस्पिटल जाता है।
वह एक डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में पूछता है। वह डॉक्टर उसकी माँ के पास उसे ले जाता है। उसके माँ के ऊपर बम गिर गया था, जिससे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो डॉक्टर सहिता को उसकी माँ की अंगूठी देता है और सहिता अपनी माँ की हालत को देखकर दुखी हो जाता है और वो ये समझ नहीं पाता कि ये बात वह अपनी बहन को कैसे बताएगा। सत्सुको को कुछ नहीं पता होता। वह अपनी पड़ोस वाली आंटी के साथ खेल रही होती है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। यहाँ पर सहिता सत्सुको के पर्स में अपनी माँ से मिली हुई अंगूठी को रख देता है और कहता है कि मम्मा थोड़ा बीमार है, वो ठीक हो जाएंगी तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूँगा। पर सत्सुको रोने लगती है कि नहीं, मुझे मामा के पास जाना है और वो बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने भाई के सामने जिद कर रही होती है कि वह उसे उसकी मामा के पास ले जाए। पर यहाँ पर सहिता भी तो एक बच्चा था। वो अपने दर्द को छुपा रहा था, पर वो अपने आंखों में आंसू नहीं ला सकता क्योंकि उसकी बहन को कुछ पता न चल जाए। इसलिए वह इन सब चीज़ों को भूलकर अपनी बहन के सामने करतब दिखाने लगता है ताकि उसकी बहन खुश हो जाए। आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पर लाशें इतनी अधिक है कि लाशों के ऊपर लाशों को फेंक दिया जा रहा होता है और इकट्ठे जलाया जाता है। अब यहाँ पर सहिता और उसकी छोटी सी बहन का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए सहिता अपनी बहन के साथ दूसरी जगह पर अपनी आंटी के घर चला जाता है और जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो शुरू में उनकी आंटी उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। उन दोनों को रहने के लिए अपना एक कमरा भी दे देती है। अगले दिन सुबह सहिता भागते हुए अपने घर की ओर जाता है और देखता है कि उसका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। वह ज़मीन के अंदर से उन चीज़ों को निकालता है जो उसने उसके अंदर छिपा रखी होती है। इसमें खाने की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अचार होता है। उसकी बहन के लिए एक फ्रूट कैंडी का डिब्बा होता है जिसमें बहुत सारे फ्रूट कैंडी होते हैं। ये वही फ्रूट कैंडी डिब्बा होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा हुआ था। अब इन सभी सामान को लेकर सहिता अपनी आंटी के घर चला जाता है। उसकी आंटी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने तो काफ़ी सारा राशन का सामान इकट्ठा कर रखा है और बहुत सारे कपड़े भी हैं। अब यहाँ पर वो आंटी पूछती है कि उनकी मम्मी कैसी है। सहिता बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर आंटी बोलती हैं कि पर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। सहिता कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन सत्सुको को माँ के बारे में पता चले। अब रात को सत्सुको घर से बाहर निकलती है और वो भैया से पूछती है कि ये क्या है जो चमकते रहता है। उसके भैया कहते हैं कि सत्सुको, ये फायर फ्लाइज हैं जुगनू, ये रात को चमकते हैं। सत्सुको इन फायर फ्लाइज को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब यहाँ पर सहिता कहता है कि सत्सुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। उसके बाद सहिता उस कैंडी बॉक्स में से कुछ कैंडीज निकालता है और अपनी बहन को खिलाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों जब लौटकर कमरे में आते हैं तो वहाँ पर उनकी आंटी आ जाती है और वह सहिता को कहती है कि ये ठीक नहीं है, तुम हमेशा कमरे में पड़े रहते हो, तुम्हें बाहर जा कर के काम करना चाहिए। सहिता कहता है, जहाँ वह काम करता था वहाँ पर भी बम गिरा है, अब वहाँ पर काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर वो आंटी बोलती हैं, क्या तुमने अपने पापा को लेटर लिखकर अपने बारे में सब कुछ बताया है। सहिता कहता है कि हाँ, मैं उनको लेटर लिख चुका हूँ। अब खाने के टाइम हम देखते हैं कि वो आंटी अपने पति और अपनी बेटी को बहुत सारा खाना देती हैं और सत्सुको और सहिता को बहुत थोड़ा सा खाना देती हैं। सत्सुको हमेशा निराश रहती है, इसलिए सहिता अपनी बहन को खुश करने के लिए उसे घुमाने ले जाता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। जब वो लोग वापस घर लौटते हैं तो उनकी आंटी कहती है कि तुम्हारे माँ के कपड़े अब कोई काम के नहीं हैं, इन्हें अगर वो बेच दे तो काफ़ी सारे चावल मिलेंगे उन्हें। जब वो आंटी कपड़े को लेकर जा रही होती हैं तभी सत्सुको उठती है और रोकने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ के कपड़े को इस तरीके से बेचा जाए।
और उसके बदले में चावल लाया जाए, पर वो आंटी मानती नहीं है और वहाँ से चली जाती हैं। अब आगे सरिता का सोल दिखाया जाता है जो इस दुनिया में नहीं है। उसको वो दिन याद आता है जब उसकी माँ इन कपड़ों को पहनी हुई थी और वो सभी एक साथ होकर फोटो ले रहे थे। वह याद करता है कि इन कपड़ों में उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही थी। अब शाम को वो आंटी कपड़े के बदले चावल लेकर आती हैं और उसमें से कुछ हिस्सा दोनों भाई बहन को दे देती हैं और बाकी अपने पास रख लेती हैं। अब शाम को जब वे लोग चावल खा रहे होते हैं तो सत्सुको को बहुत अच्छा लगता है। सत्सुको थोड़ा और मांगती है, पर आंटी सत्सुको को बहुत थोड़ा ही देती हैं। यहाँ पर आंटी अपने पति और अपनी बेटी के लिए राइस बॉल्स बना रही होती हैं, जिसे देखकर सत्सुको कहती है कि उसे भी राइस बॉल्स खाना है। सरिता कहता है कोई बात नहीं, हम लोग रात को खा लेंगे राइस बॉल्स, पर वो आंटी कहती है कि नहीं, तुम लोगों को रात को भी राइस बॉल्स नहीं मिलेंगे। ये खाना उनके लिए है जो काम करते हैं, तुम लोगों की तरह नहीं जो आलसी पड़े रहते हैं। सत्सुको कह पड़ती है कि पर ये तो हम लोगों का ही चावल है। वो आंटी कहती है अच्छा, तुम लोग मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है, अब तुम लोग अपना खाना खुद बनाओ। और हाँ सरिता, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार तो टोक्यो में भी रहते हैं ना, तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते। सरिता के कुछ रिलेटिव टोक्यो में भी रहते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है, पर सरिता को उनका एड्रेस नहीं पता। सरिता आज अपनी बहन को लेकर के बैंक आया होता है ताकि वो कुछ पैसे निकाल सके और वहाँ पर अपने पापा के लिए लेटर भी लिखता है ताकि उनके पापा को ये पता चल जाए कि वो लोग अच्छे कंडीशन में नहीं हैं। शाम को लौटते वक्त सरिता अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लाता है ताकि वो अपना खाना खुद बना सके। यहाँ पर सरिता और उसकी बहन मिलकर खाना बनाने लगते हैं। शाम को जब आंटी अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं तो उनकी बेटी पूछती है कि क्या आपने उन लोगों को फिर से डांटा। फिर आंटी कहती हैं कि वो लोग बहुत बदतमीज हैं, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वो लोग अपना खाना खुद बनाएं। आज सरिता ने अपना खाना खुद बनाया है और अपनी बहन को खिला के वो आज बहुत खुश है। जब वो राशन लेने फिर से जाता है तो उसे बहुत थोड़ा ही राशन मिलता है और वो सरकारी राशन देने वाला कहता है कि अब अगला राशन उसे अगले मंथ में ही मिलेगा। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो सत्सुको रोने लगती है। सरिता उस कैंडी बॉक्स को निकालता है और सत्सुको को देता है, पर सत्सुको जब उस कैंडी बॉक्स को खोलती है तो उसमें से कैंडी नहीं निकल रही होती है। सरिता उसे अच्छे से चेक करता है, जिसमें से उसे 2 कैंडी और कैंडी के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। सत्सुको उन कैंडी के टुकड़ों को खा लेती है और जो बड़े बड़े कैंडी होते हैं उसे वापस डाल देती है। यहाँ पर एक छोटे बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसके पास चीज़ों की कमी है और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा। रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तो सत्सुको को मच्छर काटने लगता है, जिससे वह रोने लगती है और तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और वो गुस्से में सरिता को कहती है कि तुम अपनी बहन को चुप कराओ। सरिता अपनी बहन को कंधे पर लेकर बाहर चला जाता है और उसे घुमाने लगता है। अगले दिन जब सरिता अपनी बहन सत्सुको को खुश करने के लिए कुछ गाना बजा रहा था, तभी उसी वक्त उसकी आंटी आ जाती हैं और वो उन दोनों को कहती हैं कि तुम लोगों को थोड़ा से भी शर्म नहीं आता, जानवर हो तुम लोग। पूरा जंग का माहौल चल रहा है और तुम लोगों को मस्ती सूझ रही है। तुम लोग चाहो तो शेल्टर हाउस जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारे पापा तुम्हारे खत का कोई भी जवाब नहीं भेज रहे हैं। इन बातों को सुनकर सरिता बहुत दुखी हो जाता है और फिर जब एक दिन वे बाजार आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें खाली जगह दिखता है, जहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग आंटी के घर नहीं रहेंगे। अब सरिता वापस आंटी के घर जाता है और अपने सामान को वहाँ से लेते हुए उस जगह की ओर चल देता है। सरिता और सत्सुको अपनी छोटी सी दुनिया उस खाली टनल के आसपास बना लेते हैं। सरिता को पता है कि उसके पास बहुत कम राशन है, पर वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे यहीं पर रहना होगा। रात को सरिता जब बर्तन धो रहा होता है तब उसकी बहन उसके पास आती है और उसे कहती है कि
अंदर बहुत अंधेरा है, उसे डर लग रहा है। अब यहाँ पर सहिता अपनी बहन के लिए बहुत सारे जुगनू को पकड़कर उस बंकर में ले आता है ताकि अंदर अब अंधेरा न रहे। अगले दिन सहिता देखता है कि सत्सुको जमीन पर कुछ कर रही है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कर रही हो सत्सुको। सत्सुको कहती है कि ये फायरफ्लाइज मर गए हैं और मैं इनके लिए ग्रेव बना रही हूँ, मतलब कब्र बना रही हूँ, वैसे ही ग्रेव जैसे ग्रेव में मम्मा है। ये सुनकर सत्सुको के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि सत्सुको को कैसे पता माँ के बारे में। सत्सुको बताती है कि आंटी ने उसे सब कुछ बता दिया है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब कुछ दिन बाद सहिता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बहन को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसके पास वो अक्सर राशन लेने आता था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके पास भी खाने के लिए राशन बहुत कम है, वह उन लोगों के साथ नहीं बांट सकता। थोड़ी दूर जाने के बाद सहिता देखता है कि वापस एक बार फिर एयर स्ट्राइक हो रहा है। वह अपनी बहन को बचाते हुए एक और जाकर गिर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ टमाटर हैं। वह उन टमाटर को खाने लगता है और कुछ टमाटर अपनी बहन को भी खाने के लिए दे देता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया क्या हम इसे खा सकते हैं, पर सहिता चोरी के लिए मजबूर है। वे लोग कुछ आलू भी चोरी करके आ रहे होते हैं। तभी सत्सुको के हाथ से एक आलू गिर जाता है और वहाँ का एक आदमी सत्सुको को आलू के साथ देख लेता है। सत्सुको उस आदमी को देखती है तो वह आलू अपने हाथ में पीछे छुपा लेती है और डरे हुए नज़रों से वहाँ से भागने लगती है। और आगे हम देखते हैं कि सत्सुको की हालत भूख से बहुत ख़राब हो रही होती है। सहिता को कुछ समझ में नहीं आता है और वह रात में अनाज चोरी करने लगता है, जिससे कि उस खेत का मालिक उसे देख लेता है और उसे बहुत मारता है। पर सहिता वहाँ से भाग जाता है और जब भागते भागते वह अपने टर्नल के पास आता है तो खेत का मालिक भी वहाँ पहुँच जाता है और वह सहिता को बहुत मारता है। सत्सुको ये सब देख लेती है और वह उस आदमी से अपने भाई को न मारने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वह आदमी मानता नहीं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। पर वह पुलिस वाला उस बच्चे की हालत देख के उसे छोड़ देता है। जब सहिता बाहर जा रहा होता है तो उसकी नज़र सत्सुको पर पड़ती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सत्सुको अपनी बहन से नज़र नहीं मिला पा रहा होता है। सत्सुको उसके पास आती है और रोने लगती है। वह अपनी बहन को गले लगा लेता है, पर यहाँ पर सत्सुको अपनी आंखों से उसे बता रही होती है कि उसे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस अपना भाई चाहिए। सहिता के लिए ये सब कुछ बहुत बहुत मुश्किल है और वो अपनी बहन को बस गले लगा लेता है। आगे हम देखते हैं कि भूख के कारण सत्सुको दिन पे दिन बीमार होती जा रही है और यहाँ दूसरी तरफ इंसानियत को शर्मसार करते हुए आज भी आसमान से एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छिप रहे हैं। और यहाँ पर सहिता मजबूर है अपनी बहन की जान बचाने के लिए, उसे खाना चाहिए और वो उसी तरफ आ रहा है जहाँ पर बम गिराए जा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर वह लोगों के घरों से जाकर खाना ढूंढता है और उसे जो भी खाने को मिलता है वह उसे उठा के अपनी बहन के लिए ला रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि सत्सुको भूख से बहुत बीमार हो चुकी है और सहिता उसे चोरी किए हुए खाना लाता है, पर वह भी खराब और खाने लायक नहीं होता। वह अपनी बहन को खिलाता है और हम देख पाते हैं कि सत्सुको बहुत बीमार है। रात को जब दोनों सो रहे थे तभी इमरजेंसी सायरन बजता है और यहाँ पर सहिता जग जाता है क्योंकि उसे पता है कि यही वक्त है जब लोग अपना घर छोड़कर शेल्टर हाउस भाग रहे होंगे और वो इस वक्त अपनी जान पे खेलकर अपनी बहन के लिए खाने को कुछ ला सकता है। अब सहिता बहुत टूट जाता है, पर जब वह वापस आता है वो ग्राउंड पर अपनी बहन को देखता है। वे बिल्कुल बेहोश होती है। वे डर से कपकपाए हुए हाथों से अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है और वह देखता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सत्सुको को देखता है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बहन को दवाई की नहीं, खाना खाने की ज़रूरत है। बाहर जाते वक्त सहिता देखता है कि
एक बूढ़ा आदमी बर्फ के टुकड़े ले जा रहा है। सहिता उस बर्फ के टुकड़े में से कुछ टुकड़े अपनी बहन को खिला देता है और अपनी बहन से पूछता है, सत्सुको तुम्हें क्या खाना है। सत्सुको अपनी भाई की तरफ देखती है और बहुत प्यार से कहती है कि उसे सशिमा, टेम्पुरो, जेली और थोड़े से आइसक्रीम खाना है। सहिता कहता है, ठीक है, मैं बैंक से कुछ पैसे निकालता हूँ और मैं तुम्हें ये सब कुछ खिलाऊंगा। पर यहाँ पर सत्सुको रोने लगती है और वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं खाना, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसे अपना भाई चाहिए। वह अपने भाई को कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाए। सहिता कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। और सत्सुको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती, बस प्यारा सी स्माइल उसे देती है और अपने भाई को गले लगा लेती है। सहिता जब बैंक पहुँचता है तो वह वहाँ से कुछ पैसे निकालता है और उसे पता चलता है कि जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जितने भी शिप थे वो सब भी डूब गए हैं। इसका मतलब सहिता के पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। सहिता छोटा सा बच्चा ही तो है और वह एकदम से टूट जाता है। इस उम्र में उसके पास कुछ भी नहीं है जिसके सहारे वह जी सके। अब उसे अपनी बहन के लिए जिंदा रहना है। जब वह वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसकी बहन मुंह में कुछ रखी हुई है जैसे कि वह कैंडी खा रही हो। जब सहिता उसे मुंह खोलने के लिए कहता है तब वह देखता है कि सत्सुको एक पत्थर को चूस रही है। वो अपनी बहन को कहता है कि मैं आज तुम्हारे लिए बहुत पौष्टिक खाना लेकर आया हूँ। सत्सुको कहती है कि भैया, मैं आपके लिए राइस बॉल्स बनाई हूँ। और हम देख पाते हैं कि सत्सुको मिट्टी की ढेर को राइस बॉल समझ रही है और यह देखकर सहिता बहुत रोता है। वह तुरंत अपनी बहन को वाटरमेलन देता है और कहता है, यह वाटरमेलन मैंने खरीदा है, चोरी नहीं की है। जब वह अपनी बहन को पहला बाइट खिलाता है तो वह देख पाता है यह बाइट उसकी बहन का आखिरी बाइट रहता है। इसके बाद सत्सुको कभी नहीं उठी। एक भाई जिसके जीने की आखिरी उम्मीद उसकी बहन थी, वह अपनी बहन को सीने से लगाए बस शांत रहता है। अब अगले दिन सहिता जो पैसे निकाला था उन पैसों से वो अपनी बहन की क्रियाक्रम के लिए कुछ सामान खरीदता है, जिसे लेकर वो उसी बंकर पर आता है और वह अपनी बहन का सारा सामान अपनी बहन के साथ डाल देता है और उसका कैंडी बॉक्स वह ले लेता है और अपनी बहन को वह आखिरी विदा देता है और उसे वह जला देता है। अब सहिता उस बंकर पर वापस कभी नहीं जाता क्योंकि उस बंकर से उसकी बहन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और युद्ध भी खत्म हो चुका होता है और जापान बहुत तरक्की कर चुका है। सहिता की आंखें हमसे पूछ रही थी कि इन सब में सहिता और उसकी बहन सत्सुको की क्या गलती थी, या फिर उन लाखों परिवारों की क्या गलती थी जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। बस ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।